साथियों, आपकी सफलता के बाद समाज से जो आपको मिलता है, जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, जो समाज का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है सोचने समझने का आपको, फिर आपको साथियों लगता है कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी, जो संघर्ष किया, वो तो कुछ भी नहीं है, जो आपको इसके बदले में मिला है। अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इस लक्ष्य को आपको ही प्राप्त करना है। कोई भी संस्था, व्यक्ति या शिक्षक या आपके परिवार का सदस्य आपके सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन इस सफर पर आपको ही चलना है जो सफलता की ओर जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीचटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ टीआरई 2 के दौरान जो मेरे अनुभव रहे, उनको भी मैं साझा करूंगा आप सभी के साथ, और किस तरीके से मैंने अध्ययन किया था कि मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था, मैं इसको भी आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हैं साथियों, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सभी विषयों के, और उनके फाइनल आंसर की भी आपको उपलब्ध है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि अगर आपने तैयारी करी, स्टार्ट कर दी है आपने, तो आपको इस दौरान जो है किन किन चीजों से बचना चाहिए और कौन कौन सी जो है स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करना चाहिए, और मैंने कैसे देखिए अध्ययन किया था, कितना देर मैं पढ़ता था। कुछ साथियों ने ये भी पूछा है कि आप अपना टाइम टेबल साझा करिए, तो इन सभी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथियों, मैं अगर बात करूं कि जैसे जब टीआरई 2 के दौरान मैंने फॉर्म फिल किया था, तो जब नोटिफिकेशन देखो आया था, उस दौरान देखो 1 महीने का लगभग समय मिला था। नवंबर में नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में एग्जाम शुरू हो गए थे। तो इस 1 महीने के दौरान मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि देखो साथियों, बात यह है कि 1 महीने का समय है आपके पास, और आप अगर जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लग जाएं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक ही टॉपिक को पढ़ पाएंगे, 2 ही टॉपिक को पढ़ पाएंगे। जबकि वहां पर तो आपको देखा जाए तो 5 विषय को तो आपको जीएस में पढ़ना है, और अपनी विषय को आपको जो है 80 नंबर में पढ़ना है। उसमें भी मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था, तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री के 4 पार्ट होते हैं, और बीपीएससी टीआरई में चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो लगभग इतिहास के 4 पार्ट हो गए। प्लस में पॉलिटी है। पॉलिटी में देखो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो संविधान से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सिद्धांत से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, और चूंकि कंपटीशन भी एसएसटी जैसे विषयों में या हर विषय में ही कंपटीशन रहती है साथियों, आपका कोई भी विषय हो, ऐसा नहीं है कि किसी में बिना मेहनत के जो है जॉब लग जा रही है। तो मेहनत तो आपको करना ही है, चाहे आपका कोई भी विषय हो। और देखिए साथियों, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक जो फिक्स चीजें हैं उसे डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एनसीईआरटी, एससीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीपीएससी के जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं साथियों, जो अभी 69 बीपीएससी तक हुए हैं, इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लेना है। ये सभी चीजें मैं उस दौरान डिसाइड कर लिया था, क्योंकि देखो इससे ज्यादा करने का मेरे पास समय भी नहीं था। 1 महीने में आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, हम सभी इंसान ही हैं। देखो ऐसा नहीं है जो सिलेक्ट हो गया वो बहुत अध्ययन करता था, इस बात में कोई भी जो है सत्यता नहीं है। बल्कि जो साथी हमारे 2 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, वो भी बहुत मेहनत किए हैं। बस होता है क्या है कि जैसे किस्मत है, किसी के 2-4 क्वेश्चन बन गए, किसी के 2-4 क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो ये देखिए, ये एक संघर्ष है, ये जो है एक सफलता असफलता, ये सभी देखो हमारा लगा रहता है। कभी हमारे जो है लगता है कि सिलेक्शन के बहुत करीब है, कभी लगता है कि हम सिलेक्शन के बहुत दूर हैं। इसी सफर में साथियों हम कब सफल हो जाते हैं हमें नहीं पता होता। तो हमें इस जो है संघर्ष के मैदान को नहीं छोड़ना है, हमें प्रिपरेशन करते रहना है। हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, हमें, चूंकि देखो आपने इतना समय दिया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड डीएलएड किया है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम। तो अगर आपने इतना समय ऑलरेडी दिया ही है, तो थोड़ा सा समय साथियों आप और दीजिए। और चूंकि देखो अभी टीआरई 4 में आपके पास समय है, और समय कहने का मतलब है ठीक ठाक समय है आपके पास। एग्जाम होने में तो लगभग 4 से 5 महीने का आपके पास समय है। चूंकि देखो अभी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, फिर जो है टीआरई 4 के विज्ञापन पर कार्य होगा, तो लगभग जो है विज्ञापन आने में ही आपका 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो एग्जाम होने में आपके पास लगभग 5 महीने का समय है। फिर भी आप 4 महीने ही मान के चलिए कि आपके पास 4 महीने का समय है एग्जाम में। तो आप अभी से अगर साथियों प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। विज्ञापन आने के बाद आपका भी साथियों वही हाल होगा जैसे टीआरई 2 के दौरान जो है 1 महीने का समय सभी को मिला था। उसी दौरान जो है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, विज्ञापन आता है तुरंत जो है एग्जाम डेट्स आ जाती हैं, और एग्जाम हो भी जाता है टाइमली। बहुत कम चांस रहता है कि डेट्स आगे बढ़ती हैं।
तो साथियों देखिए, कुछ चीजें आप फिक्स कर लीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें आप रख लीजिए, और अगर आपको नहीं मिल रही हैं एससीईआरटी की किताबें तो ई लॉट्स एक वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की, वहां पर आपको अपने विषय की एससीईआरटी मिल जाएंगी। देखिए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी में ज्यादा फर्क नहीं है। एससीईआरटी जैसे 6 to 10 तक थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन 11-12 में कोई फर्क नहीं है। अगर आप 11-12 की प्रिपरेशन करें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल आप एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी अगर आप 6 to 8, 9, 10 की प्रिपरेशन करें, और अगर आप 6 to 8 की भी प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 9-10 का ही उस विषय का जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़िए, क्योंकि देखो 6 to 8 में से उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और अगर क्वेश्चंस जैसे 1-2 क्वेश्चन आ भी गए तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि आप वो चीजें अन्य सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को तो पहले ही जो है अध्ययन करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि मैं भी जब विज्ञापन नहीं आया था तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वैकेंसी जरूर आएगी, तो मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी को जो है अंडरलाइन करके या जैसे भी करके, नोट्स अगर आपको बनाए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैं तो केवल अंडरलाइन करता था। और चूंकि देखो बहुत पतली पतली किताबें होती हैं, तो अगर आप चाहें तो एक बार आपको पढ़ने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है एक किताब को, लेकिन रिवाइज साथियों आप 1 से 2 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम चीजें होती हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के, जो डाटा बहुत कम होते हैं, फैक्ट वगैरह, तो उसे आप चाहें तो हर घंटे 2 घंटे में पूरी किताब को रिवाइज कर सकते हैं, बस एक बार आपको पढ़ने में समय देना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को जो है अच्छे से पढ़िए। और एक मैंने जो है बीपीएससी की पूर्वावलोकन किताब ली थी, जो प्रीवियस ईयर की आती है, मैंने दोनों ही किताब ली थी साथियों। एक जो है पूर्वावलोकन घटना चक्र का आता है, वो भी मैंने लिया था, जिसमें बीपीएससी के आपको 69 बीपीएससी तक के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। और एक साथियों मैंने जो है यूथ कंपटीशन का भी ले लिया था, क्योंकि उसमें थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा थे। यूथ वाली किताब आप तभी लें जब आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री के थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस मिल गए थे मुझे, पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चंस मिल गए थे, क्योंकि एसएसटी विषय था मेरा, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उस किताब को भी जो है मैं परचेज कर लिया था, और वहां से भी मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे अपने एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो वो मेरे लिए वहां बेनिफिशियल हुआ। अदरवाइज आप केवल जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की, जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, उस किताब को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये साथियों जो किताबें हैं, ये देखिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, मतलब अगर आप इतना करके जा रहे हैं तो एग्जाम में आपको जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन अगर आप यही चीजें नहीं करके जा रहे हैं, आप जो है अपने विषय की बहुत अच्छी बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़कर जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जैसे हमें तो उन किताबों से क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं, जो किताबें हम जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, उन किताबों से तो प्रश्न ही नहीं देखने को मिलते, तो फिर ऐसा लगता है कि यार पढ़े तो बहुत थे, लेकिन फिर जो है वो चीजें दिख नहीं रही हैं हमें एग्जाम में। तो आप जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी को अच्छे से करिए, और जो बिहार के जितने भी जो है बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, अगर आप उनके प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग जैसे तुरंत नोटिफिकेशन आता है तो फिर चक्कर में पड़ते हैं कि कोई बेस्ट कोचिंग अगर मिल जाए तो हम जो है कोचिंग में एडमिशन लेकर फिर जो है अध्ययन करके मॉक टेस्ट वगैरह की सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन साथियों होता क्या है कि देखो ये सभी चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी संस्था में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये याद रखें कि केवल एडमिशन बस से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शुरू में ही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक लक्ष्य बनाया है तो इस लक्ष्य को आपको ही प्राप्त करना है। कोई भी कोचिंग हो साथियों, उसमें हजारों लोग पढ़ते हैं लेकिन सफल कुछ ही होते हैं, क्योंकि देखो वो केवल कोचिंग पे ही नहीं डिपेंडेंट थे। कोई भी कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो कोचिंग लेना देखिए गलत नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये सहायक के रूप में है, आप सहायक के रूप में कोचिंग की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अध्ययन आपको ही करना है साथियों। और कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप कोचिंग भी करें, और उसके अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो हालांकि ये टाइम टेकिंग होता है, आप अगर पीडीएफ वगैरह मिल जा रही है तो आप पीडीएफ से ही पढ़िए, क्योंकि कितना नोट्स आप बनाएंगे साथियों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमें खुद ही कोई किताब लिखनी है। तो आप, हालांकि मेरी ये आदत है कि मैं बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाता हूं, तो लेकिन अगर आपकी आदत है जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं लिख के पढ़ते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जैसे आप नोट्स भी बहुत ज्यादा मत बना के रखिए कि आप लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज ना कर सकें, और कुछ चीजें तो साथियों आप ऐसा रखिए जिसे लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करें और वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले। तो होता क्या है साथियों, देखो हम लोग तुरंत कोचिंग ले लेते हैं, फिर पढ़ना चालू कर देते हैं, फिर 2-3 दिन में हमें रियलाइज होता है कि ऐसे तो तैयारी जो है कंप्लीट हमारी नहीं हो पाएगी। तो यही है कि आप देखिए अपने से भी अगर नहीं जो है फोकस्ड रहेंगे, आंख कान अगर नहीं खुला रहेगा, तो
होता क्या है, चीजें जटिल होने लगती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अगर कोई कोचिंग ली है और मान लो उसमें कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, आपको उनका करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप जबरदस्ती मत पढ़िए कि आपको उन्हीं से पढ़ना है क्योंकि आपने कोचिंग ले रखी है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल रहा है मार्केट में या यूट्यूब पे, तो आप उससे पढ़िए, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। या कोई अन्य विषय है, अगर आपको यूट्यूब पे वो अच्छा मिल रहा है तो आप उससे पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आपने एक संस्था में एडमिशन ले लिया तो आप उसी से जो है पूरा तैयारी करेंगे, जहां से आपको बेहतर समझ में आए। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको ही परफॉर्म करना है। जैसे कोचिंग के टीचर्स तो नहीं आपकी जगह पे बैठेंगे, बैठना आप ही को है। तो वही चीज है साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए खुद में भी कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है आपने, या डीएलएड किया है, मान लो अगर आप 1 to 5 किया, 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी साथियों कोर्स आप ही ने किए हैं। तो जब आप इन कोर्सेज को किए हैं, आपने इतना समय दिया है, तो ये एग्जाम जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। और जो क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर वो ढेर सारी किताबें बताने लगते हैं, तो उनमें ये सत्यता नहीं है कि वो उन किताबों को पूरा पढ़े ही हों, या मैंने ही अपने चैनल पर जितनी भी आपको किताबें दिखाई हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैंने उन सभी किताबों को पढ़ रखा है। मुझे जो किताब में से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, मैं केवल उसी को पढ़ता हूँ। अगर आपने कोई बहुत अच्छी किताब रखी है, तो वो किताब आप किसी एक टॉपिक के लिए पढ़ लीजिए जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा हो, न कि आप उस पूरी किताब को पढ़िए। तो वही चीजें हैं साथियों कि देखो होता क्या है कि कुछ लोग वास्तविकता न बताकर गुमराह करने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी इस चैनल के माध्यम से साथियों मैं आप लोगों को केवल वही चीजें बताता हूं जो मैंने खुद फॉलो करी थी और जहां से मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह मिले भी थे। मैं आपको समय समय पर जो है वीडियोस के माध्यम से वो चीजें दिखाया भी हूं कि आप देख सकते हैं किस एनसीईआरटी से प्रश्न जीएस में पूछे जाते हैं, कहाँ से आपके सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत आपने करी है। और देखिए शुरुआत आप कर रहे हो, आप खुद में कॉन्फिडेंस रखो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एग्जाम ऐसा नहीं होता है। और बस ये होता है कि जैसे जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ रहता तब तक एक डर अंदर रहता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि कारण ये है साथियों कि देखो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और सीट्स जो होती हैं, वैकेंसीज जो होती हैं वो कम होती हैं। तो इसलिए एक डर तो बना ही रहता है कि जो है हम कट ऑफ में आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन देखिए ये स्वाभाविक है, ये सभी अभ्यर्थियों के साथ में होता है। जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो सभी के मन में ये डर बना रहता है कि जो है हो पाएगा कि नहीं हमारा। बहुत से लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सभी चीजें हमारे मन में चलती हैं। लेकिन साथियों मैं और अंत में साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रिपरेशन जो आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ये आपको तब बहुत कम लगने लगेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। लोग आपके प्रति एक अलग सोच जो है विकसित करेंगे, सोसाइटी से आपको अलग रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं साथियों, और शिक्षक का समाज में बहुत सम्मान है। तो उस हिसाब से आपको अपनी ये प्रिपरेशन जो है बहुत कम लगने लगेगी। आपको ये लगेगा कि मुझे जो है जो सिलेक्शन के बाद जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, इसके लिए तो मैं ढेर सारी मेहनत कर सकता था। तो साथियों बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और निश्चित तौर पर सफल होइए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आपके विकास के लिए, आपके देश के विकास के लिए। और अंत में साथियों यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।